हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 पीजीटी कॉमर्स 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डीएसएसबी केवीएस एनवीएस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल, रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन व्हाट इज द पे आउट रेशियो। तो पहले ये समझो पे आउट रेशियो क्या है। पे आउट रेशियो इज अ परसेंटेज हाउ मच कंपनी पेइंग द डिविडेंड, मतलब कितना परसेंटेज कंपनी डिविडेंड पे करने को तैयार है, उस परसेंटेज को पे आउट रेशियो कहते हैं। अब इस चारों में से कौन सा हमारा आंसर होगा जब रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इसका आंसर है हमारा डी। अब डी क्यों है समझना, इसलिए क्योंकि जब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो कंपनी कम कॉस्ट पे उस सारा पैसा जो भी कंपनी ने अर्न किया उसको रिटर्न इन्वेस्ट कर सकती है और हाई रिटर्न जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए सारा पैसा कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्ट कर देगी खुद। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रहेगा। अगर इसका अपोजिट होता तो इसका आंसर होता हमारा ए। चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। इफ ओपनिंग स्टॉक इज 10,000, नेट परचेज 70,000, वेजेस 2,500, कैरीज इनवर्ड 500 एंड क्लोजिंग स्टॉक 15,000, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सिंपल फॉर्मूला लगाना है, COGS वाला। वो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें सारी डिटेल पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 68,000। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। चलिए देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। अब ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, इसमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगा? वर्किंग कैपिटल की मीनिंग समझो क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल है। तो अगर इन चारों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन जो करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा तो आपका वही आंसर होगा। पहला आंसर क्या है? रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश मिला है। तो जब डेटर से कैश मिलेगा तो डेटर एक तरफ कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ कैश इंक्रीज है, और दोनों ही करंट असेट्स के पार्ट है। इसका मतलब करंट असेट्स में कोई चेंज नहीं आया तो वर्किंग कैपिटल में भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। और बाकी को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, क्यों नहीं होंगे बाकी आंसर ये समझते हैं। अगर आप प्लांट सेल करोगे, सेल करने से कैश आएगा, कैश इंक्रीज मतलब करंट असेट इंक्रीज, लेकिन फिक्स असेट कब हो रही है? प्लांट के जाने से। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में इम्पैक्ट पड़ा। और इशू ऑफ इक्विटी शेयर से क्या होता है? शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाता है और हमारा कैश इंक्रीज हो जाता है। तो कैश के इंक्रीज होने से करंट असेट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा और करंट असेट्स वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब होता है जब आपने डिवेंचर रिडीम करे तो डिवेंचर रिडीम करने से लायबिलिटी कम हो जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और दूसरा कैश कम हो जाता है, और कैश कम होने से करंट असेट अफेक्ट होती है और करंट असेट से वर्किंग कैपिटल। तो ये तीनों के तीनों आंसर नहीं हो सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब 14 क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हमारा है सी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो याद रखना। अभी काम क्या करती है ये भी देख लेते हैं। ये काम क्या करती है भाई? देखो, ये तो डेफिनेट मीनिंग हो गई। प्रोवाइड अ नेटवर्क, ये नेटवर्क प्रोवाइड करती है किसको भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड वाइड लेवल पे। क्यों? अपने इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर पाए इन अ सिक्योर, स्टैंडर्डाइज और रिलायबल इन्वायरमेंट। तो एक रिलायबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशंस को, मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को सेंड और रिसीव कर पाए। तो स्विफ्ट का काम यहाँ पर यह है। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ BCG मैट्रिक्स, इसमें से कौन सा BCG मैट्रिक्स का एलिमेंट नहीं है? तो इसका आंसर है ए, एलिफेंट BCG मैट्रिक्स का एलिमेंट नहीं है। तो स्टार, काउ, डॉग तीनों एलिमेंट, और एक और होता है इसका एलिमेंट, वो देखते हैं आगे क्या है इसका। देखो, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज BCG मैट्रिक्स? तो BCG मैट्रिक्स इज लाइक ए ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, और ये पोर्टफोलियो प्लानिंग मॉडल की तरह काम करता है, जो बताती है कंपनी किस कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में से कंपनी किस कैटेगरी में, कैश काउ कैटेगरी में है, स्टार कैटेगरी में है, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में, या फिर डॉग की कैटेगरी में है। तो अगर कैश काउ कैटेगरी का होगा तो हाई मार्केट शेयर होगा और लो ग्रोथ रेट होगा। तो कंपनी ने जितना ग्रो करना था कर लिया, अब मार्केट पूरा एक्वायर कर लिया है। जैसे काउ को जितना खिलाना था खिला दिया, अब काउ से मिल्क लेना है तुम्हें। दूसरा स्टार्स, अब स्टार मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है स्काई में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हाई है आपकी, मार्केट शेयर भी हाई है और ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पर, ठीक है।
और थर्ड क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है भाई, यहाँ पर आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया, आपने ग्रो करना स्टार्ट किया है, तो ग्रोथ रेट तो हाई है, लेकिन मार्केट शेयर आपका अभी एक्वायर करा या नहीं करा इस पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब लो है, अभी आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो। डी का मतलब क्या है, सॉरी डॉग का मतलब क्या है, लो मार्केट शेयर और लो ग्रोथ रेट। जैसे गली का कुत्ता गली में ही शेयर होता है, वैसे ही कंपनी अभी लोकल एरिया में ही ग्रो कर रही है, तो उसकी ग्रोथ रेट भी कम है और मार्केट शेयर भी कम है, राइट। तो ये हमारी BCG मैट्रिक्स थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट इंटेल्स रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन अलोंग विद द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट बिलो द पास्ट अचीवमेंट। अब जो आपने पास्ट अचीवमेंट में जो किया था उससे कम करना चाहते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, किस तरीके से करोगे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सर्विस लाइन और प्रोडक्ट लाइन को ख़त्म कर रहे हो, मतलब आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर रहे हो। जब एक्सपेंसेस को कट डाउन करते हो, ठीक है, और अपनी कैपेसिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो, तो ये होते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। और टर्न अराउंड स्ट्रेटजी और डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ को समझते हैं। तो पहले रिट्रेंचमेंट का मतलब मैंने बता दिया, आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर रहे हो और अपने आप को मोर फाइनेंशियल स्टेबल बनाना चाहते हो, बिकमिंग ए मोर फाइनेंशियल स्टेबल। और टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का मतलब है पूरा घूम जाना। तो पहले आप लॉस मेकिंग फर्म चला रहे थे, आप पूरा घूम के प्रॉफिट मेकिंग फर्म में कन्वर्ट करने को कहते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। मतलब अपनी पहले वाली जो लॉस मेकिंग फर्म थी उसको चेंज करके आप किस में आ रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग में अगेन। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आप नई मार्केट में जाना चाहते हो नए प्रोडक्ट के साथ। जब कंपनी दूसरी चीज़ ट्राई करती है, दूसरे प्रोडक्ट बनाने को तैयार हो जाती है, दूसरी सर्विसेज देने को तैयार हो जाती है या डिसीजन लेती है, इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। जिसमें कंपनी अभी करेंटली वर्क नहीं कर रही है, उसको मतलब उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी कंपनी किसी और प्रोडक्ट में ट्राई करना चाहती है, ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखते हैं आज का। डैश इज अ टूल ऑफ इवेल्युएटिंग हाउ सेटिस्फैक्ट्री अ कॉर्पोरेट एंटिटी परफॉर्मिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किस तरीके से कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रही है, वो टूल क्या है। अब देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी अपने आप कर रही है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, टूल यूज़ कर रही है, अपने आप नहीं है। तो टूल का मतलब क्या होता है, या तो अब तीनों में ऑडिट दिख रहा है, तो सोशल ऑडिट, इसका आंसर क्या होगा, सोशल ऑडिट। तो कंपनी यहाँ पर सोशल ऑडिट करके ये चेक करती है कि कंपनी अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, कॉर्पोरेट ऑडिट क्या होता है, कॉर्पोरेट ऑडिट क्या होता है, सिंपल सा, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं उसको एग्जामिन करना कॉर्पोरेट ऑडिट होता है। और मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको ऑडिट करेगी कि क्या बाद में चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्पोरेट सोशल और मैनेजमेंट आ गया। मैनेजमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ मेथड्स पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है उसको असेस करना और उसको फिर से एक तरीके से डिसाइड करना कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, फिर क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लानी है, यही हमारा मैनेजमेंट ऑडिट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का 18 क्वेश्चन। Considering the example of textile industry, if dyeing unit take over a spinning unit, ठीक है, डाइंग यूनिट क्या हो गया भाई, स्पिनिंग यूनिट और वेविंग यूनिट के द्वारा टेक ओवर कर लिया, ठीक है, डाइंग यूनिट ने टेक ओवर करा है स्पिनिंग और वेविंग यूनिट को, सच इंटीग्रेशन इज कॉल्ड। तो अगर डाइंग यूनिट स्पिनिंग और वेविंग यूनिट को करिए, अब तो एक बात देखो, डाइंग यूनिट है, पहले कपड़े को डाई किया जाता है, फिर उसको स्पिनिंग किया जाता है, वेविंग किया जाता है, इसका मतलब अपने नीचे की इंडस्ट्री को वो एक्वायर कर रही है। तो जब नीचे जाते हैं इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल। तो ये हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन है। अगर ये डाइंग यूनिट अपने ही लेवल की एक्टिविटी करने वाली कंपनी को एक्वायर करती तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। डायगोनल मतलब होता है कि दूसरी इंडस्ट्री के नीचे के लेवल की को एक्वायर करती है और अदर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, मार्केट शेयर पाने के लिए, तो ये हो जाता है डायगोनल। और कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब ये होता है जब कंपनी एक
जोग्राफिक एरिया में वर्क कर रही है और दूसरे जोग्राफिक एरिया में वर्क करना चाहती है, तो उसके साथ एक कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगी, कॉम्बिनेशन बनाएगी, और वो ऐसे क्या कर सकती है कि कंपनी अपने जोग्राफिक एरिया में ही वर्क कर सकती है और वो दूसरे जोग्राफिक एरिया में भी वर्क कर सकती है। जैसे दिल्ली की एक कंपनी क्या करती है भाई, अमेरिका की कंपनी के साथ कॉम्बिनेशन बना लेती है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारा तीनों हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल और कॉन्ग्लोमेरेट। देखो कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फर्म्स आर ऑपरेटिंग डिफरेंट जोग्राफिक एरिया, ठीक है ना। चलो 19 क्वेश्चन देखते हैं आज का। कैपिटल बजटिंग डिसीजन प्राइमरली नॉन एज, तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन प्राइमरली किस तरीके से जाना जाता है, सिंपल सा है, कहीं पे भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन आता है तो हमेशा वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। अगर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कौन सा होता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है और कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, सबसे इंटरेस्टिंग, इनमें से कौन फादर ऑफ अकाउंटिंग है, तो हेनरी डुनंट है, रॉबर्ट स्टीफनसन है, ल्यूका पेक्योली है या फिर एल्टन मायो। देखो एल्टन मायो को मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, एल्टन मायो कौन है यहाँ पर भाई, ह्यूमन रिलेशंस को दिखाता है, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग नहीं हो सकता। तो अब इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है, तो ये मेरे को पता है इसलिए मैंने लगाया, तो सी इसका आंसर है, ल्यूका पेक्योली। अब बाकी तीन कौन है इसको भी समझ लेते हैं। देखो हेनरी डुनंट कौन है, फादर ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है, और रॉबर्ट स्टीफनसन कौन है, फादर ऑफ रेलवे, और एल्टन मायो कौन है, फादर ऑफ HRM, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट और थर्ड पार्ट में कल। थैंक यू सो मच।